हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और अगले वीडियो से एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम समझ सकते हैं। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में जैसे देखिएगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 5-5/2 हो गया, पाई हो गया, 0.33 हो गया। ये सभी जो है ये वास्तविक संख्या हैं। जबकि जो काल्पनिक संख्या है ये क्लास 11th में मिलेंगी। इसमें बस आप लोग देख लीजिएगा जो कि अंडर रूट में -2 हो। -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या ऐसे भी कुछ भी। अब वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q का मान कभी भी 0 न हो। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो। ठीक है। और ये जो p और q एक पूर्णांक संख्या हो। p और q एक पूर्णांक संख्या हो, इसे परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो तथा p और q एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है। उदाहरण जैसे 2/5, 3, 0.33, 1 और यहाँ पर दिया है कि q का मान 0 न हो। तो q का मान 0 न हो तो q का मान क्यों 0 न हो? क्योंकि यदि देखिए ये जो 2/5 है, यदि यहाँ पर ये 2 अंश है और 5 हर है और ये जो q है ये भी हर है। अगर 5 का मान 0 हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर 2/5 है और 5 यानी कि 5 का मान अगर 0 हो गया तो फिर ये एक अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर है q का मान 0 न हो। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, जो करड़ी में हो। जैसे देखिएगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके मतलब कि वो करड़ी में हो। करड़ी में हो जैसे देखिएगा √3, √2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कौड़ी में जो भी संख्या हो वो अपरिमेय ही होंगी। क्यों नहीं? जैसे देखिएगा √4, कौड़ी में 4, क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका मान अगर हम इसे हल करेंगे तो कौड़ी में 2 × 2 आएगा।
और जब ये जोड़ा बन जा रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और ये 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और 2 के बटे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक में जैसे 0, 1, 1/2, -5/2, पाई और 0.333, ये सभी एक वास्तविक संख्या होंगी। और यहाँ पर एक परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू का मान 0 न हो। क्यों 0 न हो? क्योंकि देखिए यदि हर का मान 0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। और p और q एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक क्या होता है ये अभी हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद देखिए अपरिमेय जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि करड़ी में हो। और एक ध्यान दीजिएगा, पाई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जैसे देखिए इसका मतलब ये नहीं कि करड़ी में सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी। यहाँ पर √4 है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले परिमेय संख्या ये आप लोग के लिए बहुत ही एकदम इजी होने वाला है, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। आपने 6, 7, 8, 9 में ये पहले पढ़ लिया है और 10 में भी यही है। ये बहुत ही आसान होगा। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें होता है एक पूर्णांक। परिमेय संख्या में एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होता है उसे देखेंगे। फिर पूर्ण संख्या होगा, और फिर उसके बाद होगा प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या में पूर्णांक होगा, पूर्ण होगा और प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्णांक क्या होता है उसे देखिए। पूर्णांक जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों आते हों, जिसमें कि -0 और प्लस, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे हो गया -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ही अनंत तक, इधर भी अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें शून्य भी हो, ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो। इसमें देखिएगा शून्य भी है, ऋणात्मक इधर देखिए ऋणात्मक है और इधर धनात्मक है, इसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू हो, अर्थात 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो। ये जो आप लेटा हुआ 8 देख रहे हैं ना, ये 8 नहीं है, ये अनंत है। देखिएगा, जैसे कि जो 0 से शुरू यानी कि 0 से शुरू हो तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही अनंत तक होंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत तक होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यदि पूर्ण संख्या में से 0 को हटा दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या ही बचेगा, यानी कि जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। अब देखिए, परिमेय संख्या में पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होगा और प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों आते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ही अनंत तक ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों आते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू हो और
अनंत तक हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2 ऐसे ही अनंत तक होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू हो, यानी कि पूर्ण संख्या में यदि 0 को हटा दिया जाए तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या ही बचता है, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो। जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे ही करते करते अनंत तक चला जाए, ये होता है प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिएगा, वह संख्या जो 2 से, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही अनंत तक। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही अनंत तक 2 से पूर्णतः विभाजित हो। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वह संख्या जो 2 से, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो। जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 1, 3, 5, 7 ऐसे ही अनंत तक सम संख्या और विषम संख्या। अब उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से विभाजित हो, 1 से, स्वयं से तथा अन्य दूसरी संख्या से, अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या 1 हो सकती है? नहीं, क्योंकि 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। 2 हो सकती है, 2 भी सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 3 भी सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि देखिए 3 जो है वो 3 से यानी स्वयं से विभाजित हो रहा है और 1 से विभाजित हो रहा है और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होंगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ऐसे ही अनंत। 4 देखिए 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और स्वयं से यानी 4 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य
संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और ऐसे ही अनंत तक, ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है। विषम संख्या जो 1 से 3 से जो 2 से विभाजित हो उसे, जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे ही अनंत तक, उसे विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक से स्वयं से तथा अन्य किसी दूसरे की संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9 भी देखिए 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है और स्वयं से यानी 9 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अभाज्य संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं HCF। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे बोलते हैं मस यानी कि महत्तम समापवर्तक। HCF की परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे हम ले ले एक एग्जांपल के थ्रू 6 और 9। तो 6 और 9 का यदि हम HCF निकालें तो इसका होगा 2 into 3 और यदि 9 का HCF निकालें तो 3 into 3। इसमें कामन क्या है? 3, तो इसका HCF होगा 3। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 3 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 9 को पूर्णतः विभाजित कर सके। 3 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 9 को पूर्णतः विभाजित करेगी। इसके अलावा और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 9 को पूर्णतः और 6 को पूर्णतः विभाजित करे। 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। ऐसे ही एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर को है और यहाँ पर से है, यही में देखिए कंफ्यूजन होती है आप लोग को। यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे और यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे बीसी को ले लीजिए 6 और 9 का। 6 और 9 का यदि हम एलसीएम निकालें तो 6 और 9 का एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम होगा 9 का यदि हम एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 into 3 into 3, यानी कि इसको यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 into 3 into 3 आएगा। इसका गुणा करने पे 18 आएगा। तो 18 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो सकती। यहाँ पर छोटे से छोटे संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का एक आखिरी सूत्र है जो कि एक ही सूत्र इस चैप्टर में है, वो है HCF गुणे एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि मसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि मसा गुणे लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल।
कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या न देकर डायरेक्ट लिखा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। उसमें आपको ये सूत्र भी लिख सकते हैं, यही सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें से आपको 3 चीजें दी होंगी और लसा पूछ लेगा या फिर मसा पूछ लेगा, या फिर दिया रहेगा कि इसका लसा इतना है और इसका मसा इतना है, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और या फिर ऐसे भी दे सकता है कि मसा इतना है और दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो लसा निकालिए। जैसे देखिएगा इसके लिए तब सूत्र हो जाएगा, अगर लसा निकालना होगा तो लसा, और यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल तो दिया ही है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर मस गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बटा के मस हो जाएगा। ऐसे भी सूत्र को लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मस पूछा रहेगा तो मस यहीं पर रहने देंगे और दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर गुणा में लस है तो यहाँ पर लस हो जाएगा और यहाँ पर मस हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे।